नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान की बात रचना के साथ। दोस्तों, हमारी सुबह होती है चिड़ियों की चहचहाट से। हमारी जो नदियों की जो कलकल है वो हमारे जीवन को बहुत आनंदित करती है। जो हवा की सरसराहट है वो हमें बहुत ही आनंद देती है। और इसी के साथ जब कोई मनुष्य जन्म लेता है उसकी पहली किलकारी हमारी कानों को आनंद से भर देती है। वो बात अलग है कि आज के ज़माने में हम लोग अलार्म से उठते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो आवाज़ के आसपास घूमती है। और आप में से बहुत से लोग जो प्रोग्राम को देखते नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं काम करते हुए मेरे इस शो को देख रहे होंगे। तो हम बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में जो आवाज़ है वो बहुत महत्व रखती है। तो इसी विषय पर मैं अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियाँ पहले पढ़ देती हूँ। मैं सुनूँ तुम्हें तुम कुछ बोल दो, मैं सुनूँ तुम्हें कुछ बोल दो, कुछ मीठा मीठा सा घोल दो। मैं सुनूँ तुम्हें कुछ बोल दो, कुछ मीठा मीठा सा घोल दो। मेरे पास रहना इसी तरह, मेरे पास रहना इसी तरह, नहीं तो दूर से ही कुछ बोल दो। मेरे पास रहना इसी तरह, नहीं तो दूर से ही कुछ बोल दो। कोई राग हो मल्हार हो, कोई राग हो मल्हार हो, मेरे दिल में तेरा ही तार हो। कोई राग हो मल्हार हो, मेरे दिल में तेरा ही तार हो। तुम प्रेम और आह्लाद दो, तुम प्रेम और आह्लाद दो, कोई प्रेम राग अनमोल दो, कुछ मीठा मीठा सा घोल दो। तो इसी के साथ हम अपने शो की शुरुआत करते हैं और आज इसी आवाज़ के बारे में हम बात करेंगे। हम अपने कानों के बारे में बात करेंगे और इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर हंस सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर को इस क्षेत्र में अपने विशेषज्ञता के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और इससे पहले कि हम शो में और आगे बढ़ें, हम देख लेते हैं सर के ऊपर एक खास रिपोर्ट। भारत के जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर जेएम हंस का नाम कान, नाक और गले के इलाज में सबसे आगे लिया जाता है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वे प्रधानमंत्री के मानद ईएनटी सर्जन भी रह चुके हैं। ईएनटी के क्षेत्र में डॉक्टर जेएम हंस का योगदान बहुत ही खास रहा है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के क्षेत्र में तो वो सबसे ज्यादा जाना पहचाना नाम है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है वेरिया टेक्निक। डॉक्टर हंस अब तक 3,300 से ज़्यादा सफल कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी का रिकॉर्ड बना चुके हैं। भारत में बच्चों में ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट शुरू करने वाले वे पहले सर्जन हैं। डॉक्टर हंस ने स्वरयंत्र कैंसर के मरीजों के लिए हंस स्पीच वॉल का आविष्कार किया है। डॉक्टर जेएम हंस भारत का पहला स्वदेशी बायोनिक कान बनाने वाली टीम का भी अहम हिस्सा रहे। पढ़ाई में भी डॉक्टर हंस हमेशा टॉपर रहे। मेरठ से उन्होंने एमबीबीएस किया, फिर पीजीआई चंडीगढ़ से एमएस ईएनटी में गोल्ड मेडल जीता। डॉक्टर जेएम हंस का योगदान प्रशासनिक जिम्मेदारियों में भी रहा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ईएनटी विभाग के प्रमुख रहे। डॉक्टर हंस कॉकलियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर हैं। वे WHO यूपीएससी के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल रहे। वे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज मुंबई और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। डॉक्टर जेएम हंस वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर हंस ईएनटी सेंटर चला रहे हैं, जहां वो आधुनिक तकनीक से मरीजों का इलाज करते हैं। सर, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, सबसे पहले हम ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने कैसे मेडिकल के फील्ड में कदम रखा? मैं जन्मा रोहतक में जी। हमारे पेरेंट्स आए थे पाकिस्तान से। और मैं रहता था एक गांव आंवल में जी। शुरू के कुछ दिनों में, मतलब वहाँ जाता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। और वहाँ 6ठी क्लास में मैंने एक डॉक्टर को देखा जिसकी वहाँ बड़ी इज्जत होती थी। कोई उसको खाना ला के देता था, कोई फूल देता था, कुछ देता था। तो 6ठी क्लास से मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर हंस लिखने लगा। और अगर नहीं बनता तो बहुत मुश्किल हो जाती जी। जब पीजीआई में गया चंडीगढ़ में तो वहाँ कैंसर सर्जन बना जी। लेकिन कैंसर सर्जन से थोड़ा सा नहीं कर पाया। तो आपने एमबीबीएस अपने कहाँ से करी? एमबीबीएस मेरठ से, फिर डीएलओ दिल्ली से और फिर एमएस पीजीआई चंडीगढ़ से जी। तो जब आया तो फिर ये 20 साल मैंने कैंसर किया। लेकिन उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई हाउसियर इंस्टीट्यूट लॉस एंजलिस में WHO फेलोशिप की। और वहाँ मैंने ये
कॉकलियर इम्प्लांट देखा और पहली बार देखा कैसे बहरे लोग भी सुनने लगते मैं हैं। आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आपकी फील्ड में आपने काफ़ी फील्ड चेंज कर रहे हैं अपने मेडिकल साइंस में। हाँ जी, हाँ जी। और कैसे आपने कैंसर से जो है वो दूसरे फील्ड्स में आपने जर्नी करी, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, मेरी वाइफ भी मेरे साथ पीजीआई चंडीगढ़ में थी जी। और हम दोनों, और वो जानती थी कि मैं अच्छा सर्जन हूँ। जी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे से कैंसर नहीं हो रहा, बहुत दुखों से भरा ये फील्ड है, स्पेशलाइजेशन है, तो मुझे तो कुछ अपना इस कैरियर ख़त्म करना पड़ेगा इसी में, मैं डॉक्टर और नहीं कंटिन्यू कर सकता। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप अच्छे सर्जन हैं, आप कुछ और करिए। तो अब 40 की साल में कुछ और करिए, मुझे समझ नहीं आया। तो ऐसा ही तभी मेरा WHO में पोस्टिंग हो गया और मैं वहाँ कॉकलियर इम्प्लांट देखा जो कि डेफ लोगों के लिए बना गया, उन दिनों बना था। दिस वाज इन 1993। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान अब ये करा दे। छठी में तो कहा डॉक्टर बना दे, फिर कहा ये बना दे। तो भगवान ने ये भी सुन ली और आज मैं इंडिया में पहला था जिसने मिनिमल इन्वेसिव कॉकलियर इम्प्लांट टेक्निक से कॉकलियर इम्प्लांट शुरू करा। जी। तो आपकी जो है वो वाइफ ने आपका बहुत साथ दिया और आपको सपोर्ट देता रहा पूरे टाइम पे। यहाँ तक कि जब मुझे पद्मश्री मिला तो फोन अगर मैं भी उठाता था वो कहते थे जरा डॉक्टर चारू को देना, उनको मैंने मुबारक देनी है। जी। तो रैली में मेरे पीछे सम की तरह खड़ी रही और मुझे करती रही। जी। तो जैसे कहीं ना कहीं जो संवेदना थी आपकी कैंसर के प्रति, उसने आपको कैंसर के फील्ड से अलग किया और कहीं ना कहीं संवेदना रही होगी ऐसी जो आपने इस फील्ड को चुना, जो आपने देखा होगा कि जो लोग बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनका कहीं दर्द आपको संवेदना आई होगी और आपने इस फील्ड में शिफ्ट किया होगा। बहुत ज़्यादा। वो आप समझिए कि पहली बार जब मैंने एक माँ बाप को देखा जो मेरे पास आए अब छोटे बच्चे को लेके, 7-8 महीने का था, कि ये नहीं सुनते हैं तो कोई इलाज है? मैंने कहा दुनिया में कोई नहीं है। और आज देखिए हम कह सकते हैं कि 100% वो बच्चा ठीक हो जाएगा। 100%। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं लेकिन 100% ठीक हो जाएगा। तो 25 साल में देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जो बच्चा सुनता है वही समझता है, वही बोलता है। तो माँ के पेट से सुनना शुरू करता है और अगर वो नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा, तो नहीं बोलेगा, तो डेफ एंड डम दोनों हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया जो हमारी जो कान की समस्या क्या है बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन से हिस्से होते हैं पहली बात, और दूसरी बात कौन से हिस्सों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण जो है वो इंसान जो है वो डेफ हो सकता है? देखिए, कान हमारा एक टेलीफोन की तरह है। आप हेलो करते हैं तो आवाज़ वो डब्बे में जाती है, डब्बे में आवाज़ बिजली में तब्दील होती है और फिर तार से दूसरी तरफ जाती है। तो हमारा कान भी ऐसा है, जो बाहरी कान और बिचला कान है वो ट्रांसमिट करता है साउंड को इनर ईयर में। तो बेसिकली हमारे 3 पार्ट होते हैं कान के, बाहरी कान, मध्य कान और अंदरूनी कान। और ये दोनों ट्रांसमिट करते हैं। अंदरूनी कान होता है उस डब्बे की तरह जो ट्रांसड्यूसर का काम करता है। वो हमारे साउंड वेव्स को बायोइलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके नर्व को देता है, बिकॉज नर्व बायोइलेक्ट्रिकल करंट्स ही समझती है। वो दिमाग के सेंटर में जाती है, वहाँ डिकोडिंग होती है और हम समझते हैं कि हम सुन पाते हैं, क्या जो हमने सुना वो उसको समझते हैं। फिर वो जाता है अंडरस्टैंडिंग सेंटर में और फिर जाता है स्पीच सेंटर में। तो ये स्टिमुलस जब तक पहुंचेगा नहीं स्पीच सेंटर में हम बोल नहीं पाएंगे। तो हमारा स्पीच सेंटर्स इवोल्यूशन में सबसे रीसेंट है। तो तभी हमें जल्दी से जल्दी ये इम्प्लांट करना पड़ता है ताकि वो बच्चा बोलना सीख सके। जो स्पीच एरिया है वो प्लास्टिक ना हो जाए। प्लास्टिक का मतलब कि वो भूल जाए क्या करना है। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो तो सदियों से सुनते हैं, हर जानवर सुनता है, इवोल्यूशन में सब सुनते हैं, हर कोई नहीं पाता। और ये कॉकलिया में हेयर सेल्स होते हैं छोटे छोटे। कॉकलिया इंटरनल ईयर में होता है, इनर ईयर में छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, अबाउट 17,500 एक कान में। और अब समझिए कि अगर ये चले गए इसका रीजनरेशन भी नहीं होता। तो एक बार आपने किसी भी कारण से अपनी हेयरिंग खराब कर ली इनर ईयर वाली, हम आउटर ईयर और मिडिल ईयर को ठीक कर सकते हैं सर्जरी से। वो हड्डियां बना सकते हैं, वो रास्ता बना सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीच अंदरूनी कान के हेयर सेल्स खो दिए, और वो कैसे खोते हैं? ईयरबड्स लगाने से, शोर में जाने से, दिवाली पे बड़े बड़े बम पटाखा फोड़ने से उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से वो हेयर सेल्स अगर चले गए फिर आप कुछ नहीं कर सकते
और अगर ये 0 हो गए तो फिर तो हेयरिंग एड्स भी काम नहीं करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि 3 पार्ट होते हैं कान के, तो कान के जो ये 3 पार्ट है उनमें कौन कौन सी समस्या किस किस कान में आ सकती है, भाग में आ सकती है, जिससे कि हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, देखिए, एक मामूली सी वैक्स कान में जो मैल होती है वो कान को बंद करके आपको हियरिंग लॉस दे सकती है, और जब वो हम निकालते हैं तो मरीज बहुत खुश होता है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये तो था डार्क क्लाउड। मैंने आपको बताया कि एक बार चला गया तो सब गड़बड़ हो गई, लेकिन इसकी सिल्वर लाइनिंग है कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी। किसी भी तरह का अगर हियरिंग लॉस होगा हम उसको ठीक कर सकते हैं। वो अलग स्टेजेस हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैल निकाल दी, फिर मिडिल ईयर की अगर पर्दा फट गया या हड्डियां गल गई वो हमने ठीक कर लिया, या एक बीमारी होती है ओटोस्क्लेरोसिस जिसमें कि वो अंदर की तीसरी हड्डी जम जाती है, हम उसको निकाल के भी वाइब्रेट करती है वो आर्टिफिशियल हड्डी डालते हैं और उससे वो सुनाई अंदर चली जाएगी। लेकिन अब आ गया इनर ईयर का, तो इसमें होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। सेंसरी मतलब कॉक्लियर एंड न्यूरल मींस नर्व। जो ओल्ड एज में होता है वो अक्सर न्यूरल होता है, बट सेंसरी होता है कॉक्लियर प्रॉब्लम्स। कॉक्लियर प्रॉब्लम्स में होता है मीनियस डिजीज होता है, फिर लॉस ऑफ हेयर सेल्स बिकॉज ऑफ मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये सब जो चीजें होती हैं, और लास्टली जो एजिंग होता है वो नर्व की वीकनेस के कारण हमारा हियरिंग लॉस आ जाता है। तो ये सारे हमारे ईयर के डिफरेंट पार्ट हैं जिनमें कुछ किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है और उसको ट्रीट कर सकते हैं। और क्या कभी-कभी ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिक भी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है? बिल्कुल जेनेटिक होती है और हेरिडिटरी भी हो सकती है। तो जीन्स होती हैं, कनेक्शन 26 जीन होती है और 100 और जीन्स होती हैं छोटी छोटी। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा जिस कम्युनिटी में कॉन्सैंग्विनिटी होती है, क्लोज मैरिजेस, जैसे कजन ब्रदर सिस्टर से आपने शादी कर ली और ये जीन्स अगर दोनों माँ और बाप में है तो बच्चों में हो सकती है। 4 में से 1 बच्चा, और जनरली लड़का उसमें ये तो आ सकता है। मेजरली जो आप बता कनेक्शन जीन्स के बारे में आपने बताया, वो अगर होगी, ये नॉर्मली डोरमेंट होती है, रिसेसिव होती है, बट अगर दोनों में है, दोनों में आने से वो पॉजिटिव हो जाएगा और बच्चा कंजेनिटली डेफ हो जाएगा। फिर अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को रुबेला हो गया, ये माता जो होती है, ये सब बीमारियां हो गई, तो रुबेला एक ऐसी बीमारी है जो कि हमें देखनी है, और टॉर्च इसीलिए हम स्टडी करते हैं माँ की, टॉक्सोप्लाज्मा और ये सब रुबेला, और ये टॉर्च TORCH, ये एक टेस्ट होता है माँ का, और इसमें अगर 5 में से कोई भी डिजीज है तो सिंड्रोमिक डेफनेस हो सकता है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये बच्चा जेनेटिक। तो हम कौन से स्टेज पे टॉर्च चेक करते हैं? फर्स्ट नहीं, हर ट्रिमेस्टर में हमें करना चाहिए कि कहीं हो तो नहीं गया। तो अगर टॉर्च पॉजिटिव आता है तो फिर ये होता है, बट जनरली हम प्रेगनेंसी से पहले तो ज़रूर करते हैं टॉर्च टेस्ट कि अगर सब ठीक है, फिर ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर माँ को कोई बुखार हुआ है, कोई भी जो अभी नहीं हमें समझ आ रहा कि मीजल्स है क्या है, हम तो टॉर्च टेस्ट करेंगे कि उसमें क्या है। से ये जानकारी इतना प्रेवलेंट नहीं है हमारे सोसाइटी में, क्योंकि मैं भी पहली बार सुन रही हूँ इस बारे में। हाँ, ये नहीं, ये जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं आजकल टॉर्च टेस्ट जरूर होना चाहिए। उसमें आप ये कंजेनिटल डिसऑर्डर्स को बचा सकते हैं। जी, तो जैसे कि मान लीजिए सब कुछ ठीक रहा, प्रेगनेंसी के बाद में डिलीवरी हुई, अब जब बच्चा पेट के बाहर है, अब उस समय में बच्चे को क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आपने बताया रुबेला या बच्चे को भी हो सकता है, राइट? तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो हम जानते हैं 3 तरह की डेफनेस होती है। हम कहेंगे कंजेनिटल, जो माँ के पेट से, फिर बच्चा बाहर आया तो प्रीलिंगुअल, मतलब कि वो बोलना शुरू करने से पहले ही उसको प्रॉब्लम हो गई। फिर हुआ पेरीलिंगुअल, 18 महीने से लेके 2-2.5 साल तक अगर बच्चा बोलने शुरू कर दिया था, इसका मतलब उसका ब्रोकाज एरिया अब एक्टिव हो गया था, अब वो डेफ हो गया। फिर आ गया पोस्टलिंगुअल, कल मैं डेफ हो जाऊं तो मैं पोस्टलिंगुअल, मैं बोलता हूं और मैं डेफ हो गया। इन सब की जो ट्रीटमेंट हैं तो सेम। अगर प्रोफाउंड लॉस है, कुछ नहीं, 0 सुन रहे हैं, तो इम्प्लांट ही होगा, लेकिन जो उसके प्रोग्नोसिस होगा वो बहुत अच्छा है। ये इम्प्लांट पहले बना था पोस्टलिंगुअल डेफनेस के लिए, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है इन पेरीलिंगुअल एंड प्रीलिंगुअल में भी। कंजेनिटल में अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ही कोई रुबेला हो गया या कोई चीज़ हो गई, तो ये
कॉक्लिया जो हमारा अंदर है, जो मैं आपको बता रहा था ट्रांसड्यूसर का काम करता है, इसमें भी एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी। एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी तो ये उस पियानो की तरह काम नहीं करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा एक तारा की तरह काम करेगा, यू नो। तो वो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है शायद इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन बच्चा सुनने लगेगा और थोड़ा थोड़ा समझने लगेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, कॉक्लिया ठीक है, नर्व ठीक है, ब्रेन ठीक है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स के। मतलब बाद में भी जो है हम उसको ठीक किया जा ठीक कर सकता है। लेकिन अगर सपोज बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हियरिंग लॉस है, इनर ईयर हेयर सेल्स का लॉस है, लेकिन हम बाकी से साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं, तो हियरिंग एड्स दे देते हैं ताकि बच्चा नॉर्मल सुनने लगे। तो जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको क्या लगता है कि किस स्टेज पे जो है वो उसकी जो सुनने की क्षमता है, इसका जो है वो टेस्ट किया जाना चाहिए? ना, पहले दिन पे ये एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक गाइडलाइंस है। बच्चा पैदा होते ही पहले दिन या मैक्सिमम दूसरे दिन हम उसका एक टेस्ट करते हैं, OAE, ओटो अकॉस्टिक एमिशंस, जो हमें आउटर हेयर सेल्स के बारे में बताता है। और अगर ये ठीक है तो बच्चा इसका मतलब मोटा मोटा नॉर्मल सुन रहा होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है 2 बार, आपने पहली बार किया दूसरे दिन, फिर किया हफ्ते और फिर किया 3 हफ्ते पे, और अगर ये नेगेटिव है तो हमें बेरा टेस्ट करना पड़ेगा, ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, जिससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता, और अगर सुनता है तो कम सुनता है, कितना सुनता है। तो हम उसका अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कम सुनता है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कम सुनते हैं, और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव भी होते हैं। एक बीमारी है बच्चे में, कंजेनिटल बीमारी है, जिसको हम कहते हैं लार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट सिंड्रोम। तो ये जैसे बच्चा उछलने कूदने लगता है तो ये हेयरिंग लॉस बढ़ती रहती है। तो जैसे कि आपने कहा बच्चा उछलना कूदना शुरू करता है, तो कहीं कुछ भी कुछ इंटरनल डैमेज, फिजिकल डैमेज होता है? वो क्या होता है, जो ब्रेन में फ्लूइड जा रहा है, ये इनर ईयर का, वो वापस रीगर्ज कर जाता है, और वो गंदा फ्लूइड और अच्छा फ्लूइड मिलके वो हेयरिंग लॉस कर देता है। तो इसको कहते हैं लार्ज वेस्टिबुलर एक्विडक्ट सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अगर कई बार ऐसा होता है कि माँ बच्चे को दूध पिलाते पिलाते सो जाती है, तो ऐसी कुछ लापरवाहियां भी क्या कान की डेफनेस को बढ़ा सकते हैं? ये तो पहले हम तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बोला करते थे, आज से 30-40 साल पहले, जब हमें कॉक्लियर इम्प्लांट और इनर ईयर डेफनेस के बारे में कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो जब माँ पिलाती है तो माँ को नींद में भी और बॉटल भी जब देगी तो उसको पीछे उसको सपोर्ट करके तब पिलाना है। बेशक आधी रात को भी पिलाना है तो उठ के प्रॉपरली। अगर उसको लिटा के पिलाएगी तो बच्चे की जो स्टेशन ट्यूब होती है, जो मैंने आपको बताया, जो नाक और कान को जोड़ती है, वो छोटी, स्ट्रेट और वाइड होती है। तो वो दूध कान में चला जाता है और उससे कान में इन्फेक्शंस होते हैं, फिर पर्दा फट जाता है और फिर उससे कान बहने लगता है। तो आप ये देखिए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो एक माँ आई, कहती मेरे 4 बच्चे हैं, 3 का तो कान बहता है, 1 का नहीं बहता, तो मुझे लगता है इसको कुछ खराबी है। तो इतना ये डिस्चार्जिंग ईयर उन दिनों में हुआ करता था। तो उसको समझाना मुश्किल हो गया कि नहीं, ये बच्चा ठीक है, तेरे 3 खराब हैं, उनको प्रॉब्लम है। तो ये कान बहना समस्या क्या है एग्जैक्टली, साइंटिफिकली कान बहना क्या समस्या है? हम इसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो वो ट्यूब से जब इन्फेक्शन मिड ईयर में चला जाता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप एक ग्लास को लें और उल्टा पानी में डाल दें तो उसमें पानी नहीं जाएगा। आप उस ग्लास के यहाँ छेद कर दें तो पानी चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा बाहर का ये ट्यूब और अंदर का ट्यूब पर्दे से अलग है, उससे वो होता नहीं। लेकिन जब पर्दे में छेद है तो जरा सा जुकाम कान में चला जाएगा और नहाते हुए जरा सा पानी वो कान में चला जाएगा। कान में छेद किस तरह से, किसकी वजह से हो सकता है? जब माएँ गलत पिलाती थी तो इन्फेक्शन होता था और ये होता था। बट और भी बहुत कारण है, जैसे साइनो नज़ला हो गया आपको और आप जोर से नाक ब्लो कर रहे हैं और वो कान में इन्फेक्शन जा रहा है। तो जब भी आप अपना नाक ब्लो करें, एक नाक को करें, 2 को कभी ना करें, उससे इन्फेक्शन चला जाएगा, खास तौर पे जिनको ये है। फिर एलर्जीज एक बहुत बड़ा कारण है कि कान बहने लगता है और उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो नाक की हड्डी टेढ़ी
ये सब चीज़ें हैं जो हमें देखनी है कि क्यों इसमें ये चीज़ हुई और उसको हमें ट्रीट करना है। काफ़ी अच्छी जो जानकारी हम लोग को मिल रही है। मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहले कभी इतना डिटेल में इस बात को डिस्कस कान नहीं नाक किया है। गले के बारे में ज़्यादा लोग जानना नहीं चाहते, हर कोई डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहता है, तो ये बताएं। जी, क्या ऐसी कुछ दवाएं भी हैं जिनके सेवन से जो है कान के सुनने की हेयरिंग क्षमता पे फर्क पड़ सकता है? डेफिनेटली, उनको हम कहते हैं ओटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, आपको याद होगा पहले हम स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शंस देते थे ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में जी। तो ये सारे जो है सीधा कान को खराब करते हैं। फिर हम ये जो गोलियां खाते हैं ब्लड थिनर्स, डिस्परिन, बहुत खराब करती हैं। और उसके बाद हो गया कुछ डायूरेटिक्स हैं, ये सब कान को हमारे नुकसान पहुंचाती हैं और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो तो मैंने आपको बताया कि लाउड साउंड इन सब से होता है जी। लेकिन आजकल सडन सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस बहुत होने लगा। सडनली आपका कान बंद हुआ, जैसे कि स्ट्रोक हुआ और आपकी हियरिंग चली गई। ये अक्सर होता है वायरल या वैस्कुलर, या तो खून की नली बंद हो गई या वायरस घुस गया अंदर। और वायरस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, रुबेला, रोटा वायरस, ये सारे जितने भी अपर रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, ये दोनों को, हमारी सुनने की शक्ति को और बैलेंस की शक्ति को, अब ये वायरल लेब्रिंथाइटिस कर देता है तो हमारा बैलेंस में हमें चक्कर आने लगते हैं। और खास तौर पे कोविड के बाद बहुत होने लगा, अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके कारण ये कोविड के बाद तीनों चीजें, हेयरिंग लॉस, टिनिटस और वर्टिगो, बहुत ज्यादा हो गया। तो जैसे कुछ लोगों को वर्टिगो की काफी प्रॉब्लम होती है, अक्सर मैंने देखा है ओल्ड एज महिलाओं में काफी देखा गया है ये, तो क्या कनेक्शन है वर्टिगो का होने का और कैसे ये जो है इसको रोका जा सकता है? या देखिए, मोटा मोटा मैं आपको वही बता रहा था कि हमारा जो चक्कर वाला पोर्शन है वो इनर ईयर से शुरू होता है, फिर नस होती है, ये दोनों तरफ से नसें ब्रेन में जाती हैं। आंख भी बताती है कि हमारा पोजीशनिंग कहाँ है, अगर हम आंख बंद कर दें तो हम थोड़ा सा अस्थिर हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये सारी चीज हमारे ब्रेन रूपी कंप्यूटर में एनालाइज होता है और वो फिर एक जगह जाता है ब्रेन के अंदर ही, जो फिर हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई सिस्टम होता है, जो हमारे सारे सिस्टम को एक पायलट की तरह से चलाता है, हमारे बॉडी को स्थिर रखता है। तो अगर आप देखें कि चक्कर शुरू हुआ इनर ईयर से, फिर नर्व में, फिर ब्रेन में, फिर आंखों में और फिर पायलट को, अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो 5 मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं चक्कर की। हम कहते हैं जी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, और ये 15 तरीके के होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल, लैटरल कैनाल, कोई भी कैनाल, एंटीरियर कैनाल, तो किसी भी कैनाल का हो सकता है, लेफ्ट का हो सकता है, राइट का हो सकता है, एक कान में 2 कैनाल्स हो सकती हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और हमें जानना है कि एग्जैक्टली किस कैनाल में किस जगह ये डिजेनरेटिव पार्टिकल्स हैं। ये हुआ कि वर्टिगो को ठीक भी किया जा सकता है 100%। 100% जो ENT कारण है उनको आप ठीक कर सकते हो अगर आप जल्दी डायग्नोज करोगे। और हमारे पास जल्दी डायग्नोज करने के आज सिस्टम्स हैं। लेकिन होता क्या है, जब चक्कर आता है पहले मरीज बेचारा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, फिर ENT के पास आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी। कोई ऐसी इमेजिंग टेक्निक भी है क्या जो कि हमारे कान के डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी। एक होता है VNG एंड कंप्लीट वेस्टिबुलर असेसमेंट, ECOG होता है, जो हमें इनर ईयर, एक तरह का ECG है कान का, और वो सब जगह होना चाहिए क्योंकि वो हमें बताएगा कि ये मीनियस डिजीज है कि नहीं है। और यही हम मिस करते हैं और यही सबसे खतरनाक चक्कर होता है। बाकी सब ठीक हो जाते हैं, BP PV ठीक हो जाएगा। VOR एक हम कहते हैं वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, आंख और कान जुड़े हैं और इनमें अगर डिस्क कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो उसको ठीक कर देते हैं सिर्फ एक्सरसाइज से, कुछ आपको करना नहीं है। और होता क्या है, जब मरीज हमारे पास आता है तो उसको एक कॉकटेल ऑफ मेडिसिन्स मिल रही होती हैं। वो उसको बीटा हिस्टीन भी दे देते हैं, सिनरेजिन भी दे देते हैं, स्टेमेटिल भी दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, और उससे और ज़्यादा हम कहते हैं कि वेस्टिबुलोपैथी हो जाती है। वेस्टिबुलोपैथी क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई डिप्रेशन में है, दुखी है, और उसको रोज शाम आप शराब पिला दीजिए तो वो उस टाइम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह और दुखी हो जाएगा कि मैं जो करना चाहता हूँ वो करा नहीं, शराब और पी ली तो उससे तंग आ गया। तो ये वेस्टिबुलोपैथी, इसको ट्रीट करने का तरीका होता है कि आप सब दवाइयां छोड़ दीजिए और सिर्फ एक्सरसाइज कराइए। और मिनियर्स में आपको कान में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देने ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल क्या देता हूँ,
मीनियस डिजीज में क्या हुआ, अंदर का जो एंडोलिम्फ है वो भर गया, और कारण सब मैंने आपको बताया, थायराइड ये सब, तो उसको आप भी ठीक करेंगे। प्लस एक सिंक में आपके पानी भर गया, आपकी मेड ने सिंक में गंदगी फैला दी, गंद डाल दी और वो बंद हो गया। जी। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले नलका बंद करेंगे, फिर पानी को निकालेंगे और फिर एसिड डालेंगे। जी। अगर आप एसिड नहीं डालेंगे तो जैसे ही नलका खोलेंगे वो फिर भर जाएगा, फिर ओवरफ्लो करेगा। जी। तो आपको तीनों चीजें करनी है। आपको वेजोडाइलेटर ड्रग्स देने हैं ताकि जो इनर ईयर की सर्कुलेशन है वो ठीक हो, आपको डायमॉक्स देना है ताकि एंडोलिम्फ कम बने, और आपको इंजेक्शंस देने हैं ताकि जो डक्ट में ब्लॉकेज है जिसके कारण, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बन ज्यादा रहा है या निकल कम रहा है, तो हमें इंजेक्शन देने ही पड़ेंगे कि वो चीज ठीक हो जाए। अब कई लोग मुझे कहते हैं सर आप सिर्फ इंजेक्शन लगा दीजिए, मैं गोलियां नहीं खा सकता। तो उनको मैं कहता हूं कि नहीं, आप अगर भरे हुए सिंक में एसिड डालेंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा। पहले आपको पानी निकालना है और कम करना है, तभी एसिड का काम होगा। तो तीनों चीजें जरूरी हैं। आप एक से सिर्फ दवाइयों से, सिर्फ इंजेक्शन से ठीक नहीं कर सकते। जी। तो जो हमारी सुनने की जो पावर है वो हमारी जो आवाज़ है एक मिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो क्या हियरिंग लॉस में भी आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बहरे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी। आप नॉर्मली क्या करते हैं, हमें एजिंग जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है। जैसे लेडीज का हाई फ्रीक्वेंसी है, जेंट्स का लो फ्रीक्वेंसी है। जी। तो सबसे पहले कोई लेडीज की आवाज को डिफरेंशिएट करना कम कर देगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमारा बाहर का कान है, जी। पर्दे के बाद एक जगह होती है जिसको कहते हैं प्रोमोन्ट्री, जो इनर ईयर का बाहरी पोर्शन है, जो लैटरल पार्ट, उसमें लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हर आवाज जाके उसको लगती रहती है सारी जिंदगी। फिर नहीं सुनाई पड़ेगा, अजी सुनते हो नहीं सुनाई पड़ेगा। वो बेचारे कहती हैं बीवी की आप मेरी बात नहीं सुन रही, लेकिन वो जनरली नहीं सुन पा रहा, उसकी प्रॉब्लम है, वो सबकी होगी। तो वो जो डिजेनरेशन प्रोसेस है वो हायर फ्रीक्वेंसीज में ज्यादा शुरू होता है, और लोअर फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो एपेक्स में होती हैं, ऊपर जाके, और वहाँ सर्कुलेशन भी ब्लड की बहुत होती है, तो वो प्रिजर्व हो जाती हैं। जी। हाँ जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने सबसे पहला कॉकलियर ट्रांसप्लांट किया था इंडिया के अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कैसे ये प्रोसीजर किया जाता है और कैसे इससे हियरिंग क्षमता वापस आ सकती है। हाँ, ये बड़े मज़े की बात है। मैं 93 से लेके 99 तक ये फिर सारी दुनिया घूमा जी। तो यहाँ पर गया यूएस में हाउसर इंस्टीट्यूट, फिर ऑस्ट्रेलिया में बाइनी केयर इंस्टीट्यूट, फिर जर्मनी में वुर्सबर्ग में गया और जापान गया। सब जगह मैंने जो नॉर्मल वहाँ टेक्निक होती थी जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी टेक्निक, तो बच्चे के या पेशेंट के स्कल में बहुत बड़ा छेद करके उसके थ्रू वो इलेक्ट्रोड डालते हैं कॉकलिया में। तो इसकी तो जरूरत नहीं, इतना बड़ा आप क्यों करो, और खासकर 6 महीने के बच्चे में आपने वो किया। और मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे की ट्यूब वाइड और स्ट्रेट होती है, तो दूध वगैरह इन्फेक्शन ये सब मिडिल ईयर में आता है और वहां से सीधा कान में जाएगा। अब आप देखें भगवान ने क्या बनाया, नेचर ने क्या बनाया कि पहले वो ट्यूब बनाई, फिर एक चीज होती है एटिक, फिर एडिटस, फिर एंट्रम, और फिर ये हनीकूमिंग बनाता है भगवान कि इन्फेक्शन हर जगह ट्रैप होती रहे और सीधा हड्डी में ना पहुंचे। आपने छेद किया और उसको सीधा कर दिया। तो मैंने ग्रीस, उसके बाद लास्ट में मैं 1999 में गया, जहाँ एक डॉक्टर ट्रिफॉन मेरे टीचर थे, और उन्होंने ये टनल बनाई छोटी सी 1.4 मिलीमीटर की, जिससे इलेक्ट्रोड अंदर डाल दिया। तो मैंने कहा ये फ्यूचर है कॉकलियर इम्प्लांट का, खास तौर पे बच्चों के लिए। तो इंडिया में आके सबसे पहले मैंने इसको शुरू किया। तो इसमें वो इतना बड़ा छेद ना करके एक टनल बनाई जाती है 1.4 मिलीमीटर की, जिसके थ्रू इलेक्ट्रोड डाल के आप सर्जरी, जो ऑपरेशन 3-4 घंटे लगते हैं वो 40 मिनट में हो जाता है। कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना चुनौतीपूर्ण है और कितना रिस्की है ये कॉकलियर इम्प्लांट करना। जी, वो बहुत रिस्की। तभी आप देखिए ना, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2% ENT सर्जन ही शायद आज कर रहे होंगे, बाकियों ने तो इस पे कोशिश ही नहीं करी। तो आप देखिए ना, 1 से 2% मतलब कुछ भी नहीं लोग हैं। और अब तो तब भी बहुत हो गए। 100 तो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो अब ये वाला टेक्निक करते हैं इंडिया में और आसपास के नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह पर, और दूर भी। यूरोप में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ ये होता है,
और अब ये बहुत पिकअप हो रहा है, चाइना में ये टेक्निक होता है। Okay. तो अब बहुत जगह हो रहा है और आस्ता आस्ता ये टेक्निक ही आगे, हमारा जो रोबोटिक सर्जरी है हाँ, वो भी इसी टेक्निक पे बनने वाला है। जी जी। तो आपको वो सारा फिक्स कर देंगे। सक्सेस रेट कितना है इस चीज़ का? जैसे मान लीजिए कोई बहुत विशेषज्ञ भी है, स्पेशलिस्ट भी है, सक्सेस रेट उसके लिए कितना है? मतलब देखिए, ये जब मैं करता हूँ तो लोग सोचते हैं सर बड़ा आसान है, मैं भी कर लूंगा, लेकिन नहीं। आप देखिए, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी डेड बोन्स पे जी। और अब मैं 3,500 से ज़्यादा कर चुका। जी। तो अब तो भगवान की कृपा से सोते हुए भी मैं कर देता हूँ। तो परफेक्ट होता है और 100% रिजल्ट्स हैं। लेकिन मैं जूनियर्स को यही कहता हूँ कि नहीं, आप डेड बोन्स पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, नहीं तो रिजल्ट्स जो हैं वो गड़बड़ हो जाएगा। जी। तो जैसे मैंने ये इस टेक्निक को अब लाकर छोड़ा है मॉडिफाई करके, आपको उसी तरह से करनी होगी। क्योंकि मैं, जैसे बाप अपने बेटे से कहता है कि प्लीज जो मैं कह रहा हूँ वो कर, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत बार फेल हुआ। और ये नहीं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत बार फेल हुआ और मैं नहीं चाहता तू फेल हो। मेरा एक छोटा सा आर्टिकल आया था अखबार में जी, जो कि कलाम साहब ने पढ़ा जी, और मुझे अपने ऑफिस में बुलाया कि बताइए ये क्या चीज़ है जी। और एक दिन पहले आने से मुझे बोलते, डॉक्टर अपना सारा कंप्यूटर ले आइए और बताइए किस तरह से ऑपरेशन किया। तो रात भर बैठ के मैंने 2 हड्डियों पे, एक में पोस्टीरियर टिम्पैनोटमी टेक्निक की, एक में अपनी करी। और वो सब जब मैं लेके गया उनको समझाया, तो ये बात थी अगस्त के महीने की। जी। तो अक्टूबर में मेरे पास ये पुलिस, ये जो इनकम टैक्स, ये सब लोग आने लग गए मेरे घर में। तब सरकार में था, तो पंडारा रोड एक जगह है, वहाँ रहता था। अच्छा। तो एक पुलिस वाले से मैंने पूछा, भाई क्या हुआ, आप सब क्यों आ रहे हो, मैं तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। तो कहता नहीं सर, आपको प्रेसिडेंट साहब ने रेकमेंड किया है फॉर पद्मा अवार्ड्स, तो आपको तो मिलेगा, इसलिए बता देते हैं। अगर ये सब ठीक हुआ तो उसमें होता है कि कोई भी अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, कोई भी FIR है, कोई भी चीज़ है, तो फिर नहीं मिलेगा। तो सर आपने आज तक एक दिन में कितनी सर्जरी की होंगी, आज तक कॉकलियर इम्प्लांट किए होंगे? बहुत बार, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट प्रोग्राम्स किए। तो अभी जैसे मैं आबू धाबी जाता हूँ, दुबई आबू धाबी जाता हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट का प्रोग्राम करने। तो जैसे मैं वेडनेसडे की रात को पहुंचा, सोया, सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक 10 इम्प्लांट्स। तो एक आपने बताया कि एक इम्प्लांट में करीब 40 मिनट लगते हैं। तो 2 OTs होते हैं जी। तो मेरे जूनियर वो बंद कर देते हैं, मैं इधर शुरू करके इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, वो इधर आ जाते हैं, बंद करते हैं, मैं दूसरा पहुंच जाता हूँ। तो ऐसे फटाफट, तो इस तरह से टीम वर्क में पूरे हो जाते हैं जी। तो जैसे आपने DRDO के साथ मिलकर स्वदेशी बायोक्लिनिक ईयर बनाया था। हाँ, वो बाद में मैंने आपको बताया। जैसे जब मेरे को कलाम साहब ने बुलाया, तो फिर उन्होंने अपनी टीम में मुझे रखा, क्योंकि वो DRDO का इम्प्लांट बना रहे थे। तो एनिमल ट्रायल मैंने किया कैट पे। तो वो टेस्ट करना था कि काम करता है, वो काम कर रहा था। लेकिन फिर ऑलमोस्ट एक प्रोटोटाइप बन भी गया था, लेकिन कलाम साहब के जाने के बाद वो सब बंद हो गया। फिर उसके बाद खत्म हो गया प्रोग्राम। ओके, तो पहले आप एनिमल में टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हाँ, एनिमल टेस्टिंग, फिर उसके बाद हम बनाते हैं। ओके, तो जैसे कि हम मान लीजिए हम किसी का कॉकलियर इम्प्लांट कर देते हैं, उसको हम कान ठीक कर देते हैं, उसके बाद क्या उस इंसान को स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है? बहुत ज़्यादा है, खासकर बच्चों को, बड़ों को भी। क्योंकि जैसे अगर मैं कल डेफ हो जाऊं और मैं सपोज 5-6 साल से डेफ हूं, तो मेरा ब्रेन भूल गया समझना। तो जो स्टिमुलस आएगा उसको समझाने के लिए हमें 2-3-4 हफ्ते या 2-3-4 महीने मैक्सिमम स्पीच थेरेपी देनी पड़ेगी। लेकिन जो बच्चा माँ के पेट से सुनना था और अब वो हमने 2 साल की उम्र में किया या 1 साल की उम्र में किया, तो उसने वो सुना ही नहीं। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक हिरन का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही आपने उसके पाँव बांध दिए, फिर 1 दिन बाद खोले, 1 हफ्ते बाद खोले, 1 महीने बाद खोले। 1 दिन बाद वो एकदम उठेगा, भाग जाएगा। 1 हफ्ते बाद थोड़ा लड़खड़ाएगा, लेकिन भाग जाएगा। 1 महीने बाद नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रेन भूल गया क्या करना था, पैदा होते ही भागना था। एक और हिरन का बच्चा पैदा हुआ जो थोड़ी देर भागा, फिर आपने उसके पाँव बांधे, ये 1 महीने बाद भी उठ के भाग चला जाएगा, क्योंकि ब्रेन को पता लग गया कि ये चीज करनी थी। वो फिर जब आप स्टिमुलस देंगे, थोड़ा सा उसको हेल्प करेंगे, तो वो काम करने लगेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब बच्चों का हम जल्दी करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आप किसी भी कारण से
जल्दी नहीं कर रहे, पैसे नहीं है या कुछ नहीं, हमारे देश में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को आप हियरिंग एड्स दे दीजिए ताकि उससे उसकी जो ऑडिटरी नर्व है, नस जो कान और ब्रेन को कनेक्ट करती है, वो स्टिमुलेटेड रहे, एक्टिव रहे। क्या कॉक्लियर इम्प्लांट ये थेरेपी बहुत ज़्यादा खर्चीली है? बहुत ज़्यादा, कम से कम खर्चा 8-1 लाख है, कम से कम इम्प्लांट और उसके बाद ऑपरेशन वगैरह। हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, हमें CSR फंड मिले, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से मिलता है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में से मिलता है, तो हम इसको वो करते हैं, जितना हमारे से हो सके स्पीच थेरेपी फ्री करते हैं, तो जितना हो सकता है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फिर बेस्ट कराते हैं। तो आप देखिए ना, सबसे जो महंगा इम्प्लांट है वो 21 लाख का है, और सबसे कम जो है 5.5 लाख का है। तो इन दोनों में क्या अंतर होगा, जो सस्ता है और जो महंगा है? टेक्नोलॉजी, जैसे आप एक आईफोन लें लेटेस्ट, तो उसमें बहुत चीजें हैं। जो छोटा सा ले लें 2000 का फोन, तो उसमें कुछ नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है वो। तो क्वालिटी ऑफ साउंड, जैसे आप एक उसमें के डॉल्बी साउंड है, एक में ऐसे ही स्पीकर लगे हैं लोकल से और आवाज आ रही है, तो ये सब साउंड टेक्नोलॉजी है। तो जितना उसमें सर्किटरी होगी उतने वो पैसा बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके थोड़ा सा ये सस्ता हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा और अप्रोचेबल हो जाएगा आम जनता के लिए भी? वो पुरानी टेक्नोलॉजी सो सस्ती हो रही है, जो पहले 10 की थी वो अब 5.5 की हो गई। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है जो बहुत महंगी है, क्योंकि उस पर रिसर्च होती है, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है रिसर्च पे, तो वो तो कंपनीज ने। और ये टेक्नोलॉजी क्या थी जो अभी भी, अब जैसे पहले में आप MRI नहीं कर सकते थे, अब आप MRI कर सकते हो। आपने एक हैंडीकैप ठीक किया और दूसरा दे दिया, अब जिंदगी भर वो बच्चा MRI नहीं कर सकता, तो अब आप करा सकते हो MRI भी। तो ये टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं और बेटर होती जा रही हैं, और उससे जी। आपने लैरिंजियल कैंसर सर्जरी भी करी है, जिनका स्पीच वो खराब हो गया था, बॉक्स खराब हो गया था, उनका आपने वापस से स्पीच और हियरिंग लॉस को आपने वापस लाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं जब पहले कैंसर सर्जरी करता था और फिर उसके बाद ट्रेकियल सर्जरी करने लगा जी, तो एक स्पीच वेल्व आता था जो आप ट्रेकियोस्टमी के ऊपर लगाते थे। तो उससे क्या होता है, सांस आप यहाँ से ले सकते हो और जब बोलना है तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, आप ऊपर से बोल लीजिए। तो ये बहुत महंगा आता था उन दिनों में, 6,500 का। तो मैंने एक हंस स्पीच वेल्व बनाया जो 150 रुपए का बना, सिल्वर का। तो वो बहुत अच्छी चीज बनी और वो लोग यूज करने लगे। वो मैंने पेटेंट नहीं करा पाया तो इतना वो हुआ नहीं, बट फिर मेरा दिमाग इस चीज में लग गया तो रह गया। तो अभी भी मतलब वो है, अवेलेबल है, आप बना सकते करते हैं उसके लिए जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर AI और माइक्रो रोबोटिक्स इस फील्ड में आया तो ये सर्जरी और ज्यादा प्रिसाइज और सक्सेसफुल होने लगेंगी, मतलब कोई भी इसको। आई थिंक सो। देखिए होता क्या है, अब जैसे आपका इलेक्ट्रोड हाथ से आप डाल रहे हैं और आज भी आप उसको अंदर प्रेस करके कर देते हैं जी। लेकिन क्या होता है कि जब आप प्रेस करते हैं वो अंदर की रेजिस्टेंस को जान नहीं पाता और वो कर्ल अप हो जाता है और अंदर मुड़ जाएगा। लेकिन हाथ से जब आप डालते हैं मिलीमीटर बाय मिलीमीटर और बहुत ध्यान से, अगर कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आया तो आप उसको निकाल के रोटेट करें और फिर डाल दें तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो लॉजिकल थिंकिंग जो है, ह्यूमन पावर, वो अभी भी लैकिंग है। वो शायद रोबोट नहीं कर पाएगा। और रोबोट में फिर वो और डेवलप करना पड़ेगा कि अंदर का इंसर्शन भी दिख रहा है और वो हो रहा है, तो वो शायद आ जाएगा और डेफिनेटली हम इंसानों की, बट करने वाले को भी जो चलाएगा उसको भी समझ होनी चाहिए, तो सब तभी वो। कुछ इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, रोबोटिक्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं कि इंसान नॉर्मल काम करते करते अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो को जो है यूज किया जाता है रोबोट को या AI को ट्रेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको जरूर। नहीं, हमारे में आ गया, हमारे में इसमें भी कॉक्लियर इम्प्लांट बाय रोबोट शुरू हो रहे हैं कई कंट्रीज में इसके, क्योंकि बहुत महंगा है ये जी। दी रोबोट जो करता है वो बहुत महंगा है अभी। पहले इम्प्लांट महंगा है, फिर रोबोट, तो कितना हम कॉस्ट को बढ़ाते जाएंगे ये सब करके। तो आएगा, मैं क्या इंडिया में भी आएगा, लेकिन आज नहीं, बट आएगा जरूर। आपने सार्क देशों में भी काफी प्रशिक्षण दिया है लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं देखिए पाकिस्तान जाके पहला इम्प्लांट वहाँ का मैंने किया था जी। तो उन दिनों मैं प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर था जी। तो मैं 2-3 बार तो गया, फिर मुझे कहा गया कि नहीं, या तो आप वहाँ जाएं या ये वाली चीज़ छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर होना छोड़ें। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा जी। फिर मैं बांग्लादेश जाता हूँ, नेपाल जाता हूँ, वहाँ सब, अफगानिस्तान जाके बहुत किए,
कजाकिस्तान, इन सब जगहों पे ऑपरेट करता हूँ जी, और अब अबू धाबी यूएई में करता हूँ। और एक और टेक्नोलॉजी जो आएगी जिसमें कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स हो ही ना। आप देखिए ना, नॉर्मली तो अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि साउंड को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके सीधा नस को दे देता है बाईपासिंग दी हेयर सेल्स। जी। अब एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि अंदर वो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ये चिप नहीं है, सारा कुछ बाहर है। अंदर सिर्फ एक तारा है जिसको आप देंगे वो सीधा नर्व को ट्रांसमिट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक के फेलियर के चांसेस अब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो ये जिंदगी में कभी फेल भी नहीं होगा। जैसे हम दूसरा जब इम्प्लांट करते हैं तो 10 साल की वारंटी है कि उसमें अगर खराब हो गया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि खराब होगा ही नहीं है अंदर वाली चीज। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होता है, इनर्ट चीज तो कभी खराब नहीं होती। हाँ, ये है कि कभी कभी उसकी बायोकम्पैटिबिलिटी खराब हो गई, जो उसका ऊपर कवरिंग है सिलास्टिक का वो खराब हो गया, चोट लग गई बाहर से उसके कारण, तो हम बदल सकते हैं। लेकिन ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, इतना अच्छे अब इम्प्लांट्स आगे आ जाएंगे। तो आपने मुझे बताया कि ऑलमोस्ट सारे ही प्रॉब्लम का जो है हल है हमारे पास में हियरिंग लॉस के लिए, पर जो हमारा वो हेयर लॉस हो जाता है, जो हियरिंग सेल्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स थेरेपी भी काम चल रहा है इसके लिए? नहीं, वही मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इवोल्यूशन में हेयर सेल्स कहीं जेनरेट नहीं हुए और इन्हीं हेयर सेल्स को हमने रीजेनरेट करने की कोशिश करी स्टेम सेल से। तो जब हमारे पर वो स्टेम सेल्स ही नहीं है जो इसको रीजेनरेट करेंगे। हर चीज के स्टेम सेल्स होंगे आपके एम्ब्लाइकल कॉर्ड में जहां से आप ब्लड लेंगे, कि वो स्टेम सेल्स हैं जो उसको रीजेनरेट। इसके स्टेम सेल्स ही नहीं है तो कहां से रीजेनरेट? तो हम पीजीआई में हमने इसके ऊपर बहुत शोध किया लेकिन ये फेल हो गया। जैसे कि हम इसका माइक्रो एनवायरनमेंट अगर क्रिएट कर सके स्टेम सेल्स के अराउंड, तो मे बी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। मे बी अब नॉट नाउ, मे बी इन फ्यूचर। देखिए, हम साइंस क्या कर सकती है हमें नहीं पता, क्योंकि 25 साल हम कहते थे कि हो ही नहीं सकता। ये कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे को सुनाएगा और बुलाएगा। हम कहते थे नो, दिस इज ऑल यूजलेस। मैं खुद कहता था जब तक मैंने देखा नहीं और करा नहीं। लेकिन उसका दायरा बहुत कम है। मैंने इंडिया में सबसे पहले हम ही ने शुरू किया पीडियाट्रिक कॉक्लियर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट। उसमें हम ब्रेन में जाके वो इलेक्ट्रोड डालते थे इन द फोर्थ वेंट्रिकल ऑन द ऑडिटरी न्यूक्लियाई। लेकिन उसका दायरा बहुत छोटा है, आपको 1 और 2 साल के बीच में ही वो कर सकते हैं और कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अबाउट 25-30 लाख एक कान का खर्चा है जी। और वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर अब लोगों ने बंद कर दिया करना क्योंकि बहुत महंगा था और हमारे देश में 1 से 2 के बीच में बच्चे हमें पहुंचते ही नहीं हमारे पास कि हम उसको कर सकें, क्योंकि उसको डिले करने का मतलब है कि फिर नहीं रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। तो कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट इस तरह की प्रोग्राम्स चलाती है जहां पर हमारे पास डेफ एंड डम जो है वो आश्रम्स हैं, आश्रम वगैरह है, तो क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है उन लोग बच्चों के लिए जो कि इससे पीड़ित हैं और उनके लिए कुछ हेल्प? बहुत बड़ा प्रोग्राम था जी हमारा एडिप प्रोग्राम, ADIP एडिप, असिस्टेड डिवाइसेस फॉर इम्पेयर्ड फिजिकली। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं उसका मेंबर हूँ। लेकिन हुआ क्या कि ये हमने इतने गरीब बच्चों में कर दिया, और आप देखिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्चे और हमने हर बच्चा इररिस्पेक्टिव जो EWS का है, पुअर पेशेंट्स का, डेली वेजेस के वर्कर्स, ये उनका हमने किया। प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर ये कुछ तार भी खराब हो गई जो महंगी थी, वो स्पीच थेरेपी के लिए नहीं आए पेरेंट्स, क्योंकि वो कहते मैं अपनी दिहाड़ी करूं या बच्चे को सिखाऊं। तो जब पूरा मुफ्त दे दिया गया सरकार की तरफ से, 70% बच्चे नॉन यूजर्स बन गए। 70%, 30% जिन पेरेंट्स ने ख्याल रखा, दर्द था, अब सरकार के पैसे को भी अपना समझा और बच्चे को वो एजुकेशन दी, AVT दिया, थेरेपी दी, वो तो ठीक रहे। लेकिन जिन्होंने नहीं कराया वो सब फेल हो गया और सरकार का कितना पैसा वेस्ट हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हर माँ बाप को कुछ पैसा खर्चना चाहिए इस प्रोग्राम में, इस बच्चे पे, ताकि उसको फीलिंग हो कि मैंने हाँ इसमें 2-3 लाख रुपए खर्चे हैं, अब मुझे इस बच्चे को पूरा सिखाना है, पढ़ाना है, तो वही फिर प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो ये स्ट्रेस लेवल है, जो मानसिक समस्याएं हैं, क्या कहीं ना कहीं ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं बहरेपन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, मैं आपको बताऊं कोविड में क्या हुआ, स्ट्रेस जो है उसने 2 चीजें करी। एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है स्ट्रेस, जब जिसको भी स्ट्रेस है खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो ब्रेन में फॉरगेटफुलनेस,
इरिटेबिलिटी, ये सब उसके कारण होता है। लेकिन जब कान की ब्लड सर्कुलेशन की जो वो कम हुई तो क्या हुआ, उसमें हेयरिंग लॉस होने लगा, हेयर सेल्स को खून कम आने लगा, तो उससे ये प्रॉब्लम हुई। कोविड के स्ट्रेस ने ये बहुत बढ़ा दिया। स्ट्रेस एक और चीज कर रहा है, और आजकल बच्चों में आप देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को, हम सब में प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों है। लेडीज में ईस्ट्रोजन ज्यादा, जेंट्स में प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा, बट उसका एक बैलेंस है जी। स्ट्रेस प्रोजेस्टेरॉन को कॉर्टिजोन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कॉर्टिजोन एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो उस सिचुएशन को टाइड ओवर करती है। जब भी कोई होगा प्रॉब्लम तो कॉर्टिजोन हमारे एड्रेनलिन से निकलेगा और वो उसको करेगा जी। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट्रोजन की लेवल्स बढ़ जाती है। ये बीमारी जिसको मैं एंडोलिम्फेटिक हाई ड्रॉप्स कह रहा हूँ, या मेनियस डिजीज आगे चल के जो बनती है, वो अक्सर उन लेडीज में होती थी, हम कहते थे फैट 40 फीमेल फेयर, क्योंकि जिनमें ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा होता था उनमें ये बीमारी होती थी एंडोलिम्फेटिक हाई ड्रॉप्स की। और अब प्रोजेस्टेरॉन के कन्वर्ट होने से कॉर्टिजोन में जब ईस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा बढ़ी तो ये प्रॉब्लम होने लगी। तो अब बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आ गई, डेफनेस की, चक्करों की, टिनेटस की, जिनको हम फिर ये अर्ली डायग्नोसिस करके हम वो कान में इंजेक्शंस लगाते हैं और दवाई देते हैं, उससे वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जो बच्चे जल्दी आ जाते हैं, और प्लीज अंडरस्टैंड, हमें ये 4-5 चीजें हैं जो सारी जरूरी हैं जी। सिर्फ एक बीमारी नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक हवाई जहाज का एक इंजन खराब था, तो पायलट कहता नहीं मैं एक से चला के लैंड करा दूंगा, तो पीछे आवाज बोलता है कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा जी। अब इतने में बहुत तेज तूफान आ गया। अब तूफान से उसने एक इंजन से निकाल दिया जी। लेकिन वो निकाल के जब ठीक हवाई जहाज पहुंचा बाहर तूफान से, तो अब पायलट का दिमाग खराब हो गया, सर दर्द हो गया जी। तो एक बीमारी दूसरी बीमारी करती है जी। एंडोलिम्फेटिक हाई ड्रॉप्स जब पानी भर जाता है ये डीजेनरेट करने लगता है, तो ये डीजेनरेटिव पार्टिकल्स होते हैं जो बीपीपीवी हम कहते हैं, वो हो जाता है। तो यू कैन एक्चुअली हैव 1, 2, 3 all together, so we have to diagnose them all together। अगर हम एक को ट्रीट करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो विशियस साइकिल कभी जाएगा नहीं और वो होता रहेगा। तो इसीलिए सारे टेस्ट जरूरी होते हैं हमें बताने के लिए कि क्या बीमारी है, और हम सबको ठीक करें, ये नहीं कि एक को ठीक करें जी। तो अभी हम थोड़ा सा प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ है, और हम जाते जाते कुछ ऐसी आपसे बातें पूछना चाहते हैं कि जिसको ध्यान में रखते हुए हम इस समस्या को जो है जीवन में आने ही ना दें। तो आप ऐसी प्रिकॉशंस बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, देन बच्चा छोटा है, एंड देन बड़ा हो रहा है, और फिर बूढ़ा हो गया है। इन सारी 4 स्टेजेस में हम क्या ऐसी प्रिकॉशंस लें ये समस्या हमारे जीवन में आए ही ना। आई थिंक फिर तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि कौन कौन सी बीमारी है उसकी प्रिकॉशंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तो हो गया टॉर्च टेस्ट कराया, बीमारी की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग कहाँ पे इसको रोक सकते हैं। हमने पहले जी ये किया कि टॉर्च टेस्ट कराएं, वो तो हमने बात कर ली इसके बारे में, वो बीमारी नहीं है, ताकि बच्चा ठीक हो। ठीक है। अब बच्चा ठीक हो गया तो उसको हमने लिटाकर दूध नहीं पिलाना जी। और बड़ा हो गया तो उसको ईयरबड्स और नॉइज से दूर रखना जी। फिर अगर आप नमक खाती हैं या पेशेंट लेता है तो एक बीमारी हो जाती है, ये एंडोलिम्फेटिक हाई ड्रॉप्स। ये क्यों होती है? नमक, स्ट्रेस एंड सॉल्ट, इन दोनों से होती है, तो ये दोनों कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी लाइफ को ऐसा करें कि ज्यादा स्ट्रेस ना करें, ओवरनाइट सीईओ बनने की कोशिश ना करें। ठीक है ना। आजकल के बच्चे कहते हैं बस मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हुआ और मैं कल सीईओ बन जाऊं, वो नहीं होता। आपको वक्त से ही सब कुछ मिलेगा। तो स्ट्रेस जो है इन बच्चों को, रात रात काम करना और प्रॉपरली खाना नहीं, ये सब। ठीक है। फिर एक बीमारी है इसमें जिसमें चक्कर और हेयरिंग लॉस होता है, टिनिटस होता है, सॉरी, उसको कहते हैं वेस्टिबुलर माइग्रेन। उसमें क्या होता है, आप एरिएटेड ड्रिंक्स ना करें, स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग भी वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। फिर आपको अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। तो एक्चुअली जिनको प्रोन है, आप ये समझें कि अगर 10 लोग सिगरेट पीते हैं, 2 को कैंसर होता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है या किसी भी कारण से प्रीडिस्पोज्ड है। तो उन लोगों को जिनको ये प्रीडिस्पोज्ड है फैमिली से या जेनेटिकली,
हेयरिंग लॉस, टिनिटस एंड वर्टिगो से, उनको तो ये सब प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे। और मैं अनफॉर्चुनेटली आजकल देखता हूँ हर कोई ये लगा के घूम रहा है। मैं आपसे वही पूछना चाह रही थी कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, बल्कि टीनेजर्स हैं, बल्कि और छोटे बच्चे हैं, वो हेडफोन लगा के रखते हैं और डिस्को, तो ये हमारा डीजे भी साथ साथ डीजे और कुछ लोग तो इसी बिजनेस में भी है कि जो डीजे ही है। बस जी। तो ये एक दिन हमें को बहुत गड़बड़ ले जाने वाली है। और अगर ये नहीं सुधरे हम और उसके ऊपर नमक खाएंगे, अचार, कुरकुरे और ये सब चीजें, तो फिर बहुत बुरा हाल है। एक और नए हेडफोन आए जो आपके पिना पे लगते हैं बजाय अंदर जाने के, क्या वो लिटिल बिट सेफर है? नहीं, सिर्फ आप ये लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते। ओके। हाँ, हेडफोन्स पहन सकते हैं। आप हेडफोन्स पहन लीजिए, और वो भी अच्छे नॉइज कैंसलर हेडफोन्स होते हैं जो नॉइज को बचा के सिर्फ आपको स्पीच देते हैं। वो भी बहुत लंबे नहीं, आप हर वक्त नहीं उनको यूज कर सकते। तो आपने थोड़ी देर यूज करना है, फिर रेस्ट करना है, ऐसे करके। तो नॉइज से दूर रहना है, पटाखे कम जलाने हैं, ज्यादा आवाज के नहीं जलाने हैं, नमक कम करना है, स्ट्रेस कम करना है, सिगरेट कम करनी है, सिगरेट, अल्कोहल, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं उन सबको कम करना है। तो बेसिकली जो हमारा लाइफस्टाइल है वो मैं देख रही हूँ कि हर डिसीज में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और साथ में स्ट्रेस हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ये सब ये मोस्टली जो मैंने आपको बताया, जो वर्टिगो और ये वाले डिसीजेस हैं, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। उनको लाइफस्टाइल को ठीक करना ही हमें पड़ेगा, नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स कान की होती रहेंगी। और कहीं हमारा योगा प्राणायाम, क्या ये हमारा हेल्प करता है? बहुत अच्छी चीज़ है। अनुलोम विलोम ऑक्सीजन देता है। आजकल हमारे सेंटर में हमने हाइपरबैरिक ऑक्सीजन लगाया है, जो कि हम इनको देते हैं बिकॉज एंड में ऑक्सीजन की कमी है जो कर रही है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के। आप उस चेंबर में डाल के प्रेशर से ऑक्सीजन दीजिए, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट। और आज का अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्या ऐसे कोई डाइट में कुछ ऐसा कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इस चीज को थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं या हमें बचा सकते हैं? डाइट के, खाने के ऐसे कुछ कंपोनेंट क्या है जो कान के लिए? देखिए, मल्टीविटामिन्स तो हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं। ये जितना भी हमारे कोई मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, पूरा लेना है। हाँ, सोडियम और पोटेशियम आपको कम करना होता है, वो भी उतना नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स होने लगे, क्योंकि पोटेशियम कम हो जाता है तो टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, तो फिर आपको नारियल पानी और केला खाना होता है, तो उसको पूरा करने के लिए। बट नमक जो है एंड में जाके वो बहुत खराब करता है, नमक को आपको कम करना पड़ेगा। जी। दोस्तों, आपने देखा कि हमारी चर्चा आज कितनी रोचक रही, और मैं कहूँगी कि मैंने भी बहुत सारी नई चीज़ें आज सीखी, और मुझे बहुत पूरा विश्वास है कि आपने भी बहुत सारी नई चीज़ें सुनी होंगी। कुछ टर्म्स सर ने यूज़ करी जो थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल हैं, तो मुझे लगता है आपको घबराना नहीं चाहिए इस सब चीज़ों से। लेकिन हाँ, अवेयरनेस के लिए हमारा ये प्रोग्राम है कि आप बच्चे के पैदा होने से पहले प्रिकॉशंस रखें और इस तरह की समस्याएं हमारे जीवन में ना आए। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को समाप्त कर सकती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम को अपना समय देने के लिए। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने अगले हफ्ते एक नए विशेषज्ञ के साथ में बहुत सारी जानकारी के साथ। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।